हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, नाजीवाद और हिटलर का उदय 3, उसी को आज हम कंटिन्यू आगे करेंगे। हिटलर का उदय, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। और देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, इसके आंसर हम करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस जो यहाँ पर हमें जो वर्कशीट दे रखी है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हिटलर का उदय। हिटलर जर्मन सेना में सिपाही था, ठीक है, ध्यान सुनना, और कहानी से आपको याद हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय हो गई, आपको पता ना, जर्मनी हार गया था, और उस पर वर्साई की संधि लगा दी गई। और हर इससे क्या हुआ, हिटलर बहुत दुखी हो गया, वो आग बबूला हो गया, क्योंकि जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, और कोई भी देश का नागरिक कैसे बर्दाश्त करेगा। तो हिटलर भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना, वो आग बबूला हो गया। लेकिन हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, इसने हिंसा का रास्ता अपनाया। सुनिए, देखिए कैसे। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली। इसने क्या करा, जर्मन वर्कर्स पार्टी बना ली, और जिसे बाद में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया। याद रखना, हिटलर ने जो जिसमें मेंबर बना था ना, जर्मन वर्कर्स पार्टी था, बाद में उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी रख दिया गया, और इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से भी जानने लग गए, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बदहाली थी, मतलब बहुत महंगाई थी, लोगों के पास जो है रोज़गार नहीं था, बहुत सी दिक्कतें आ गई। राजनीतिक खालीपन, लोगों में निराशा थी, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं चल रही थी। समाज में घेराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया, और इससे हिटलर को आगे बढ़ने में मदद मिली। महामंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। बहुत देश में महामंदी थी। महामंदी का मतलब होता है बेचने वाले बेचना चाहते लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। तो 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे। दिवालिया मतलब होता है बैंकों ने हाथ खड़े कर लिए, बैंकों ने कहा हमारे पास कोई पैसा नहीं है, सबका पैसा डूब गया। जो भी बैंक में जमा लोगों ने पैसा करा रखा था ना, उन सबका पैसा डूब गया, क्योंकि बैंकों ने कर्जे दे रखे थे। जिनको कर्जे थे उन्होंने पैसे चुकाए नहीं, तो बैंकों ने हाथ खड़े कर लिए। काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। फिर 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटॉग के लिए हुए चुनावों में महज 2.6% वोट मिले। सुन लो ध्यान से, 1929 में जो हिटलर की पार्टी थी ना, नाज़ी पार्टी, उसको केवल 2.6% वोट मिले। और लेकिन जब बाद में चुनाव हुए अगली बार 1932 में, तो 37% वोट मिले, ठीक है, और वह सबसे बड़ी पार्टी बन गई 1932 में। फिर आगे सुनिए क्या हुआ। अब नाजी प्रचार की कला इन्होंने क्या करा, बहुत ज़रा अपनी बारे में बताया लोगों को, और लोगों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की, ताकि पूरे देश में ना इनको सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए। तो नाजी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, मतलब ये स्पीकर बहुत अच्छा था, ऐसे भाषण देता था लोग उससे प्रभावित हो जाते थे। अपने जोशीले भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी के प्रतिशोध, और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने, बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देता था, ठीक है। ये कहता था कि सबको ये चीज़ मिलेंगी। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को इकट्ठा करने के लिए अवंडर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था, ठीक है। वो जानता था कि लोग कैसे जुड़ेंगे उससे। लोगों में समर्थन दर्शाने और परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियाँ और जनसभाएं आयोजित की। क्या हुआ फिर, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सल्यूट, और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। मतलब इससे उसकी ताकत पता लगती थी कि हिटलर की शक्ति कितनी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही थी। फिर क्या हुआ, नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बता दिया, एक रक्षक बता दिया, एक अवतारी के रूप में पेश किया कि इसने जर्मनी में अवतार लिया है कि पूरे समाज को बहुत अच्छा करेगा। ये छवि उस समाज को अच्छी लगती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, और लोग पहले ही निराशा में थे, और लोगों को अच्छा लगने लग गया था कि कोई व्यक्ति आया है जो हमारा कल्याण करेगा, जो एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। फिर लोकतंत्र का ध्वंस। अब क्या होगा कि इसने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। देखो सुनो, फिर 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को मंत्रिमंडल के सबसे शक्तिशाली पद चांसलर का पदभार संभालने का न्योता दिया, ठीक है। 1933 में देखिए, बत्ती आते आते उसे
37% वोट मिले ना, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी बनी तो उसको न्योता दिया राष्ट्रपति ने, ठीक है, हिंडनबर्ग ने, कि अब आप चांसलर बन जाओ। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री बनते हैं ना, वहाँ पर चांसलर बनते हैं, ठीक है। तो चांसलर बनने का न्योता दिया, मतलब वो चांसलर बन जाएगा, पूरा का पूरा जर्मनी अब उसका हो जाएगा, वो संभालेगा जैसे मर्जी करे। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी, और जो रूढ़िवादी लोग थे ना, जो कट्टर सोच, जो पुरानी सोच वाले, उन सबको जोड़ चुकी थी। और सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। उससे लोकतंत्र में जितने भी लोकतांत्रिक चीज़ें होती है ना, सब खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अब कोई चुनाव नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ मैं ही रहूँगा। और 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस और सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। उन्होंने बोला कि कोई भी अब जो है ना, कोई भी अनिश्चित काल के लिए उन्हें हटा दे, मतलब कोई सभा नहीं कर सकता, कोई अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, वो जो मर्जी करेगा वही सबको मानना पड़ेगा। और लोगों को उस पर विश्वास था तो लोगों ने मान भी लिया। और 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के जरिए हिटलर को संसद के को हाशिए पर धकेलने, उसने संसद की वैल्यू खत्म कर दी हिटलर ने, और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए, ठीक है। उसने बोला उसको निरंकुश अधिकार, मतलब जो मर्जी करे। निरंकुश का मतलब जिस पर किसी का अंकुश नहीं होता, जिस पर किसी की बंदिश नहीं है, वो अपनी मर्जी जो मर्जी करे, जनता का राज नहीं रहेगा। मतलब नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, मतलब कोई और पार्टियाँ बन ही नहीं सकती। जो नाज़ी पार्टी के सपोर्टर्स हैं केवल वही रहेंगे, और जो भी ट्रेड यूनियन बना रहे थे, जैसे किसानों या मजदूरों अपने संगठन बना लेते हैं ना, अपने व्यापार करने के लिए या अपनी मांगों उठाने के लिए, सब बंद करवा दिए उसने। मीडिया पर उन्हें पूरा कंट्रोल कर दिया। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। समझ में आ गई। अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा 79, ठीक है, उसमें आगे पढ़ेंगे। अब इसके आंसर फटाफट आप देख लो जल्दी से। देखिए मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिखाए थे, अब क्वेश्चन और इसके आंसर देख लो फटाफट। हिटलर के उदय के कौन से कारण थे, अभी आपने पढ़ा ना। आखिर हिटलर की इतनी वैल्यू क्यों बन गई, जहाँ उसको इतने कम % वोट मिले, बाद में इतने ज़्यादा कैसे मिल गए। पहला, जर्मनी के आर्थिक संकट के कारण। जर्मनी की आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी, वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके थे, और ऐसे में हिटलर ने जर्मनी को पुनः एक आर्थिक ताकत बनाने का सपना जर्मनी के नागरिकों को दिखाया। उसने बोला कि एक बार मुझे जिता दो, देखो तुम्हारे कितने सपने पूरे होते हैं, तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, और जो हमें इतना ज़रा असम्मान से रहना पड़ रहा है ना, हमारी कोई वैल्यू नहीं है विश्व के अंदर में, इतना चिढ़ाया जाता है, ये सब मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की जो अपमानजनक संधि ने जर्मनी के लोगों को बहुत ही आघात पहुँचाया था। इस अपमानजनक संधि को समाप्त करने के उद्देश्य से हिटलर जर्मनी में एक आशा की किरण लेकर आया। देखिए जब आप वर्कशीट में कर रहे हैं, मतलब कॉपी में वर्कशीट कर रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट कर ले, लेकिन समझ सारा लेना, ठीक है। 2-2 पॉइंट कर लेना वर्कशीट करना चाहते हो तो, क्योंकि हमें पेपर के हिसाब से चलना ना, पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। तो जर्मनी में वायमर गणराज्य की कोई खासी लोकप्रियता नहीं थी। शुरू में देख रहे हो, जर्मनी में वायमर गणराज्य पॉपुलर नहीं था। जैसे जर्मनी में हिटलर के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि वायमर गणराज्य कुछ कर ही नहीं पा रहा था, है ना, और वर्साई की संधि और थोप दी थी, और वायमर गणराज्य लोगों को बुरा ही लग रहा था, तो इसलिए उसकी लोकप्रियता नहीं थी। और जर्मनी में हिटलर की लोकप्रियता बढ़ गई, क्योंकि लोग राजनीति से निराश हो चुके थे। जो वायमर गणराज्य था ना, वहाँ पर हिटलर से पहले जो वहाँ जो पूरा गणराज्य वायमर था, वायमर गणराज्य के नाम से जाना जाता था, तो वो कोई काम नहीं कर रहा था, लोग निराश थे। तो जब हिटलर आया ना, तो लोगों के अंदर उम्मीद जग गई, और हिटलर अपने भाषण और व्यक्तित्व के कारण भी जर्मनी में बहुत तेज़ी से लोकप्रिय हो गया, क्योंकि उसका भाषण इतना बढ़िया था ना, वक्ता था ना, बहुत अच्छा, स्पीकर बहुत अच्छा था, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, लोग उसके पंखे बन जाते थे, मतलब उसके फ़ैन बन जाते थे। आगे सुनिए, उसे मसीहा भी लोग कहने लग गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इधर जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए। जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए, देखो हिटलर ने जर्मन के लोगों से वादा किया था कि वह जर्मनी को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित कर देगा। और देखिए जब आप आंसर लिखते हैं ना लोग, तो पहले ये लाइन जरूर लिखा कीजिए ऐसे, कि जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वादे किए थे, ठीक है, ऐसे डाल देना, इससे अच्छा होता है, काफ़ी फुल मार्क्स मिलने के चांस पूरे होते हैं। बाकी अपने कंटेंट अच्छा लिखोगे तो मिलेंगे। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से वादा किया था कि वह जर्मनी को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र में परिवर्तित कर देगा, ठीक है। उन्होंने बोला इतना शक्तिशाली बना देगा, आप चिंता मत करो, पर मुझ पर विश्वास करो। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से वादा किया था कि वह वर्साई की अपमानजनक संधि का बदला लेगा। हमारे ऊपर वर्साई की संधि थोपी गई थी ना, हम पे इतना बड़ा कर्जा चढ़ा दिया गया था ना, और हमें हर साल अपना कर्जा के लिए इतना पैसा देना पड़ रहा था, है ना, तो ये सब मैं इसका बदला लूँगा, और इस संधि को भी ख़त्म कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, मानेंगे नहीं संधि को। और हिटलर ने जर्मनी के लोगों को यह भी आश्वासन दिया
कि वह जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान को वापस लाएगा, मतलब इज्जत मान दोबारा से लाएगा वापस, और जर्मनी पूरे विश्व में एक अच्छे जगह से जाना जाएगा, उसका मजाक नहीं बनाया जाएगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा। और हिटलर ने यह भी वादा किया था कि वह जर्मनी में रोजगार के नए नए अवसरों को उत्पन्न करेगा और बेरोजगारों को नौकरी देगा या बेरोजगारी को समाप्त करेगा, ठीक है। और हिटलर ने जर्मनी के नौजवानों से यह भी वादा किया था कि वह उनका भविष्य बहुत ही सुंदर और सुनहरा बनाएगा। कोई से 2 पॉइंट लिख देना अगर वर्कशीट के लिए कर रहे हैं, बाकी पेपर के हिसाब से पूरा करें। पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? वो चाहता था कि पूरा देश उसके कब्जे में आ जाए, तो उसने क्या क्या करा सुनिए। तो जर्मन में पूरे तरीके से या पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने निम्नलिखित कदम उठाए। हिटलर ने चांसलर बनते ही अग्नि अध्यादेश जारी करके अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए लंबित कर दिया। देख रहे हो ना, जब वो चांसलर बना तो उसने जो अपने विचार प्रकट करने की जो आज़ादी है ना, मतलब जो प्रेस में कोई भी कुछ भी छाप सकते वो उन्होंने रोक दी, किसी को सबको मना कर दिया, कोई सभा नहीं कर सकता, ठीक है। अनिश्चित काल का मतलब होता है कि कोई टाइम फिक्स नहीं है, 2 साल के लिए मना किया, 3 साल के लिए मना किया, ज़िंदगी भर के लिए मना किया। समझ में आ रहा है? फिर हिटलर ने इनेबलिंग एक्ट 1933 में जरिए लोकप्रिय संसद को भंग करने की कोशिश करी, भंग करना, ठीक है, और निरंकुश शक्ति प्राप्त कर ली। मतलब उसने जो संसद से सारे काम होते थे ना, भाई संसद में तो चुनकर जाते हैं सारे, तो वो सब भंग कर दिया, मतलब अब वही रहेगा, निरंकुश शासक रहेगा वो। और फिर क्या हुआ, इसी इनेबलिंग एक्ट के द्वारा हिटलर ने न्यायपालिका, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना आदि पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। कोमा लगा लेना, मतलब उसने न्यायपालिका पे कंट्रोल कर लिया, पूरी इकोनॉमी पे अपना कंट्रोल कर लिया, मीडिया पे अपना कंट्रोल कर लिया, सेना पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। और लोग सहमत भी थे ना, लोग तंग आ चुके थे, लोगों ने कहा ये सही कर रहा है जो कर रहा है, क्योंकि विश्वास जगाते थे ना। हिटलर ने ये नाज़ी आदर्श आया, ठीक है। हिटलर ने नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने बोला कि मेरी पार्टी के अलावा कोई पार्टी अब काम ही नहीं करेगी, जो मेरे सपोर्टर थे वही करेंगे। सुन रहे मेरी बात? इतनी बड़ी बात करी थी हिटलर ने। ये कह रहे क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? ये आपसे पूछ रहा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना है कि जो मीडिया होती है, जो अखबारों में चीज़ें आती रहती हैं, या आप व्हाट्सएप वगैरह पे टीवी में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, क्या आप उसको देख के प्रभावित होते हैं कि हाँ यार ये पार्टी गलत कर रही है, हाँ ये पार्टी सही कर रही है? क्या उससे प्रभावित होते हैं या खुद जान पड़ताल करते हैं? बताइए आप। तो बहुत से लोग अखबार में रोज छपता रहे, तो हम कई बार उसकी बातों में आ जाते हैं, है ना। तो जो भी आपको विचार होगा आप लिखना। तो मीडिया में प्रभावित बातें और विचार हमें प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम इन मीडिया के माध्यम से जागरूक और देश की घटनाओं से परिचित होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मीडिया के माध्यम से ये हमें पता चल पाता है कि किस जगह पर किस तरह के नियम या प्रतिबंध लगाए गए हैं, हाँ या ना, है ना। और इन जानकारी के माध्यम से हम अपना कार्यक्रम तय कर सकते हैं। मतलब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर मान लो किसी राज्य में आप जाना चाहते हैं, वहाँ लॉकडाउन लगा, तो आप कहेंगे ना यार बाद में चले जाते हैं, वहाँ फ़ायदा नहीं। या आप दिल्ली में किसी जगह घूमना जाना चाहते हैं, तो आप अखबार से तो पता लगा रहे हैं कि वहाँ लॉकडाउन है या नहीं, ये तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाती है बच्चों। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।